नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे थे और उसमें हम लोग टेस्ट नंबर 7 पे पहुंच गए थे। और अर्थव्यवस्था का जो टेस्ट नंबर 7 है, इसका पार्ट ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने टोटल किया था 50 क्वेश्चन। आज पार्ट बी है और इसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने थोड़ा डिस्कशन कम किया है, जिससे कि जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। तो जो वीडियो है 1 घंटे 5 मिनट से 1 घंटे 15 मिनट के बीच में हो सकता है, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा और समझते हुए करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देर किए हुए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के जो है वीडियो पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, PDF पाने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है। 50 हम पहले कर चुके हैं, 50 तक के। तो कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। दूसरा कथन कह रहा है रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, यानी कि मुद्रास्फीति में कमी आती है, ठीक है। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। रेपो दर में कमी, यानी कि रेपो रेट में अगर कमी हो जाएगी तो बैंकों को जो है आरबीआई के पास अब क्या रिजर्व कम रखना पड़ेगा, तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल होगा, कैश ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिससे वो लोन अधिक दे पाएंगी, जिससे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, ना कि कमी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। तो बिल्कुल रेपो दर में जैसे ही वृद्धि होगी तो बैंक को ज़्यादा आरबीआई के पास पैसे रिजर्व करने पड़ेंगे, और जो है लोन देने के लिए कम होगा, तो मांग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी वस्तुओं की, जिससे कीमतें भी कंट्रोल में आएंगी। तो दूसरा कथन सही है, बी हो जाएगा इसका केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और सभी 4। कह रहा है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि हरित क्रांति के कारण कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलती है। हरित क्रांति अगर विकास देखा जाए तो 1967 से 68 और 1977 से 78 तक, यानी कि 1967 से 78 तक आपको देखने को मिलती है। तो बिल्कुल एक ऑप्शन इसका सही है। दूसरा करें रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। मोनोक्रॉपिंग, यानी एक ही तरह की फसल जो है वो उगानी जाने लगी, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस तरह से, बिल्कुल सही बात। भौम जल में कमी हो गई क्योंकि हम लोगों ने सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा यूज किया। तो चारों कथन सही है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन सही हैं, कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा कह रहा है सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियां भी शामिल हो सकती हैं। सूक्ष्म बीमा का जो उद्देश्य है विशेष रूप से निम्न आय वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, इसका एक कथन बिल्कुल सही कह रहा है। वहीं पे आपको पता होगा कि जो बीमा है इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसका IRDA IRDA जो है इसको जो है विनियमित करता है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, आरबीआई इसको विनियमित नहीं करता है। वहीं पे तीसरा जो कथन कह रहा है कि जो सूक्ष्म बीमा है इनमें से सामान्य बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी दोनों आते हैं, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। ये बात आपको सही देखने को मिलेगी। 2 कथन सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि भारत में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय किन मध्यस्थ कौन कौन से हैं, तो एनजीओ हो सकता है कोई, यानी कि गैर सरकारी संगठन हो सकता है, स्वयं सहायता समूह हो सकता है, सूक्ष्म वित्त संस्थान हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। रोजगार की अवसर लागत,
अल्प रोजगार, अनौपचारिक रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जब उसमें वर्कर लगा तो हुआ है लेकिन उसकी कोई प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, वो हो या ना हो उससे मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अगला है 55 नंबर, सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं और एक तरफ दिया है सम्मिलित राष्ट्र। कह रहा है टाइगर ट्रांप्स भारत और अमेरिका के बीच होता है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, लमीतिये भारत और सेशल्स के बीच में। कह रहा है कितने सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो और सभी तीन और कोई नहीं। तो मैं आपको बात करूँगा टाइगर ट्रांप्स की, तो ये जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत और यूएसए के बीच में, बिल्कुल सही बात है। और डस्टलिक की अगर बात किया जाए तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है लमीतिये, तो जो लमीतिये है ये भारत और सेशल्स के बीच होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा भी सही है, 1, 2, 3 और सभी सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को स्थापित करता है? लाफर वक्र, फिलिप वक्र, लॉरेंज वक्र और कुजनेट्स वक्र। यहाँ पे हम लोग फिलिप कर्व की बात करेंगे जो कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच बात करता है कर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, फिलिप कर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है। डॉक्सिंग शब्द किससे संबंधित है, इस बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। कह रहा है ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय। दूसरा कह रहा है संरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों के विकास से। तीसरा कह रहा है कॉपीराइट सुरक्षा के लिए विधिक प्रक्रियाओं से। डी कह रहा है इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से। ये जो डॉक्सिंग जो वर्ड है ये बताता है आपको कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कई प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को एकत्रित करने और उसके बाद उपयोगकर्ता को शर्मिंदा या लज्जित करने के प्रयास में उस जानकारी को प्रकाशित करने से है। तो इस तरह के जो है हम लोग देखेंगे इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से संबंधित देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एस्पायर योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, कृषि उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण करना और मान्यता देना, अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तो जो एस्पायर योजना आपको देखने को मिलेगी ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। एस्पायर योजना के तहत नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना है, ठीक है। इसी को मतलब इसका नाम ही है नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना, ठीक है। कृषि उद्योग में नवाचार के लिए उद्यमिता में तेजी लाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया है और इसके तहत जो है प्रौद्योगिकी और इंक्यूबेशन केंद्र जो है ये स्थापित किए जाएंगे। ये भी बात सही है, आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन आपका देखने को सही मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। करक कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। अगला कह रहा है CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है, ठीक है। अगर CTCN की बात किया जाए तो जो CTCN है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है, ये कथन तो बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। तीसरा कथन यानी कि बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। अगला बात किया जाए कि CTCN की जो स्थापना हुई थी
वो 2016 में ना होकर 2014 में आपको देखने को मिलेगी। इसमें था क्या, CTCN जो है विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विस्तार और प्रतिकृति हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए समाधान प्रदान करता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CTCN जो है मांग संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करता है और देश की प्रौद्योगिकी तक पहुँच के संबंध में प्रथम चरण की बातचीत का समर्थन करता है। यानी कि कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से रिलेटेड देखने को मिलेगा। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। वहीं पे जो दूसरा कथन है ये सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही है, केवल 2 कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक समूह WBG, विश्व आर्थिक मंच WEF, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। तो इसको जो विश्व विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है ये आपको देखने को मिलेगा विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी की जाती है। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। व्हाइट लेबल ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किया जाता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। मैं आपको बताऊं कि जो व्हाइट लेबल ATMs होते हैं ये पहला कथन इसका बिल्कुल सही है। संस्थाओं के जो देखने को मिलेगा कि ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इनका जो संचालन देखने को मिलेगा ये भी कहीं ना कहीं आपको RBI ही देखने को मिलेगी, इसलिए दूसरा कथन आपको देखने को मिलेगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा ये सही नहीं है, तो ये जो है गलत है आपको। और इनका स्वामित्व और संचालन कौन किसके पास होता है अगर देखने को मिलेगा तो जो गैर बैंकिंग संस्थान के द्वारा इनका संचालन हो सकता है, जैसे कि संस्थाओं के स्वतंत्र ATM, परियोजनाकर्ता, खुदरा कंपनियां, प्रौद्योगिकी फर्म या अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल किया जाता है। तो इनके जो दिशा निर्देश होंगे वो RBI के थ्रू जारी किए जाएंगे और जो संचालन होगा, स्वामित्व होगा, वो प्राइवेट कंपनी NBFC के थ्रू हो सकता है। तो दूसरा कथन का गलत है, 1 सही है, केवल A ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं? ठीक है, कह रहा है कि बताना कौन कौन से इसमें। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना। ठीक है, दूसरा कह रहा है रेलवे बजट को आम बजट में विलय करना। तीसरा कह रहा है व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना। कौन कौन से किए गए हैं और कौन कौन से नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जो देखा जाए तो इनका जो है देखने को मिलेगा कि 2016-17 में केंद्र के व्यय हेतु तो एक नई वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मौजूदा 66 जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को घटाकर 28 कर दिया गया था। 3 श्रेणियां अर्थात कोर, आवधिक कोर योजना, 2 वैकल्पिक योजनाओं को में विभाजित किया गया था। आपको मैं बताऊं कि ये जो है बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया था ये बजट को अच्छा बनाने के लिए किया गया था। रेल बजट को आम बजट में विलय करना ये भी जो है आपका देखने को मिलेगा, सही बात है। ठीक है, वहीं पे जो तीसरा देखने को मिलेगा कि व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना ये समाप्त कर दिया गया था 2017-18 में। C रंगराजन की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 2011 में, उसकी सिफारिशें थी कि इसको समाप्त कर दिया जाए, तो इसको 2017 और 18 में हटा दिया गया था। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो A ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 63 नंबर क्वेश्चन। क्रिस्टल मेज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। ठीक है,
अगला कह रहा है यह 250 किलोमीटर की से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तीसरा कह रहा है इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। आपको मैं बताऊंगी जो क्रिस्टल मेज 2 है इसको इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है और वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, ना कि इसको इंडिया के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। तो ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि यह मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेज सकती है, तो बिल्कुल सही बात देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो तीसरा कथन कह रहा है कि इसे लड़ाकू विमान जैसे उन्नत मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा भी सही, 2 और 3 सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है, तो 2 हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसकी एक विशेषता ये है कि ये जीपीएस विहीन वातावरण में भी प्रभावी है, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये बताना है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बिल्कुल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यानी कि ये किसके द्वारा जारी की? तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी नहीं होती है, आपको देखने को मिलेगा, ये गलत है। और वहीं पे तीसरा कह रहा है द फिस्कल मॉनिटर, तो जो द फिस्कल मॉनिटर है ये भी आईएमएफ के द्वारा जारी होती है, 1 और 2 ये ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूं कि आईएमएफ के द्वारा कौन कौन से और आउटलुक आते हैं, तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, द फिस्कल मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और दूसरा जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ना कि आईएमएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। पहला कह रहा है यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है यूपीआई लाइट जो है भुगतान की पुष्टि के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीन पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है, बिल्कुल जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी सही है, तो सभी 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 66 नंबर, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? कौन सा वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, कह रहा है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, क्या ये जारी किया जाता है इसके साथ? दूसरा कह रहा है मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण। तो जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये आपको पता होगा, ये कहीं ना कहीं जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ना कि बजट में लाया जाता है, तो यही कथन आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछना हिस्सा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बजट का हिस्सा होती हैं। आपको तैयार कर लेना कि बजट में कौन कौन से हिस्से आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है चालू वित्त वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी के बारे में और मौद्रिक नॉमिनल जीडीपी की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा उत्पादन की मात्रा तो दोनों में निश्चित ही रहती है, ये बात तो बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, फिर वो नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी। ठीक है, ये बात तो आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। वहीं पे जो पहला कथन कह रहा है, तो देखो यहाँ पे जो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय है कार्यालय है CSO द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला जारी की गई थी, जिसमें से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकाओं के लिए आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित करके 11-12 कर दिया गया था।
ना कि इसको जो है 14-15 कर दिया गया। तो जो CSO यूज करता है 2011-12 को यूज करता है, इसलिए ये पहला कथन गलत है। 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित हैं। नहीं, आपको देखने को मिलेगा जो भारतीय व्यापारी हैं या फिर भारत की कोई संस्था है, वो अगर विदेशों में ब्याज ऋण लेना चाहती है तो वो विदेशी पूंजी बाजारों में जारी करती है। तो पहला कथन इसका गलत है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य भारत के निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास के लिए से संबंधित पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना। बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। मसाला बॉन्ड में क्या होता है, आप विदेशों से लोन ले रहे हैं, एक तरह से पूंजी मार्केट से, शेयर मार्केट से, वहाँ से आप लोन ले रहे हैं, लेकिन डॉलर में ना लेके वो जो है मतलब डॉलर में उसमें लिखित ना होगी, रुपए में लिखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं मसाला बॉन्ड बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका केवल सही है, यानी कि 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। दूसरा कह रहा है रोलिंग प्लान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको मैं बताऊं कि सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP जो है, इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 से 74 के बीच में जो योजना थी उसमें जारी किया गया था। ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ना कि पहली में। तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। वहीं पे जो दूसरा कथन कह रहा है कि रोलिंग प्लान जो है, तो रोलिंग प्लान को जो है बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। ये भी देखने को मिलेगा कि बिल्कुल सही बात है। रोलिंग प्लान जो है जब 1977 में आपको देखने को मिलेगा, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस चुनाव हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को पॉज कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड रोक दिया जाता है और रोलिंग प्लान पेश किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है योजनाओं की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन होता था। मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की योजना बनाई जाती थी। ये देखने को मिलेगा। दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना में क्या शुरू हुई होगी, आप ही सोचिए। पहली पंचवर्षीय योजना में तो हमारे पास खाने के लिए भी अवेलेबल नहीं था, तो हम स्टॉक कैसे बनाएंगे? तो पहला तो इसका गलत हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आप जा सकते हैं, बट आप सोचिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलेगा कि पहली तो 56 तक चलती है, दूसरी 62। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जब शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं की जब शुरुआत हो रही है हमारी हरित क्रांति की, उसी टाइम की जो है ये देखने को मिलेगी। तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ तक जो है आपको देखने को मिलेगा कि बफर स्टॉक योजना की बात होने लगी थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74 के दौरान जो है ये पेश की गई थी पंचवर्षीय योजना, और इसी में जो है बफर स्टॉक की अवधारणा जो है बताई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। करेक्ट, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पनडुब्बी इस तरह से जो भी हैं उन पे अलग से वीडियो ले आऊँ तो मैं प्रॉपर ले आऊँगा, आप बता देना। ठीक है, कह रहा है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रलोदन प्रणाली से युक्त होती हैं। अगला कह रहा है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में होता है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो। तो जो कलवरी श्रेणी की आपको देखने को मिलेगा कि जो कलवरी श्रेणी की जो भी हमारी पनडुब्बियां हैं ये हैं क्या, डीजल इलेक्ट्रिक हैं, ना कि आपको देखने को मिलेगा परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। जो कलवरी श्रेणी की हमारी पनडुब्बियां हैं डीजल इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि पहला कथन तो गलत हो जाएगा। वहीं पे दूसरा जो कथन कह रहा है कि ये जो है भारत और रूस के बीच सहयोग से बनता है, तो नहीं, ये भारत और फ्रांस के बीच जो सहयोग है उसके द्वारा जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वासुकी इंडिकस काफ़ी न्यूज में था, जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वासुकी इंडिकस जो है शब्द प्राय किससे संबंधित सुर्खियों में रहा है? भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म, यही आपका कथन सही है। तो मैं वासुकी इंडिकस के बारे में आपको बता दूं कि जो वासुकी इंडिकस है ये जो है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता थे। उन्होंने जो है सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म को खोजा था। सांपों की यह प्रजाति संभवतः जो है 47 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि लगभग 4 करोड़ साल पहले जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं 4 करोड़ की वही 47 मिलियन लगभग आधा करोड़ की, ठीक है, आप जो भी देख लीजिएगा, हाँ 4 करोड़, ठीक है, मिलियन वर्ष पहले जो है मध्य इयोसीन युग में जो है दौरान जीवित थी। इसकी जो सरीसृप है, इसकी लंबाई सरीसृप जो है 10 मीटर से 15 मीटर लंबा आप देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें थी। तो एक कथन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में से कम होती है, यानी कि जो समग्र मांग है किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम है, जिसकी वजह से स्फीति कारक ये जो अंतराल इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि महंगाई आ रही है। तो ये गलत बात देखने को मिलेगी। जो स्फीति कारक अंतराल है, इन्फ्लेशनरी जो गैप है, ये ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग जो है एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से अधिक होती है, ना कि कम होती है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है, यानी कि अगर हम टैक्स में वृद्धि कर दें और अंतरण भुगतान को कम कर दें तो स्फीतिकारी अंतराल यानी कि जो मांग के कारण जो वृद्धि होगी तो उसमें कमी हो सकती है। तो बिल्कुल जो आपको देखने को मिलेगा दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित विदेशी निवेशों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नीचे देख लेते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से किसे भारत में आने वाला हॉरिजॉन्टल एफडीआई माना जाएगा? हॉरिजॉन्टल यानी कि ठीक है, आपका क्षैतिज एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है कितने सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 3 और चौथा ऑप्शन क्या है? 1 और 2। पहला कह रहा है कि यह विदेशी विनिर्माणकर्ताओं द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी जरूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती, एक विशेष कंपनी में आ रहा है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एफडीआई के बारे में बात कर लेता हूं कि ये ऐसा निवेश होता है जिसके तहत कोई कंपनी जो है किसी मेजबान देश में उसी तरह का व्यवसाय संचालन स्थापित करती है जैसा वह अपने देश में संचालित करती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार के निवेश में मेजबान देश में मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियां या उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रतिकृत करना शामिल है। उदाहरण के लिए क्या है कि एक विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माता है, वो भारत में कारों का उत्पादन करने के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करता है जो उसके देश में संचालन के समान है। ये होता है जो है आपको देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वहीं पे अगर हम लोग एफडीआई की बात करें जो वर्टिकल होता है, तो इसमें क्या होता है, एक व्यवसाय जो है दूसरे देश में एक पूरक व्यवसाय का अधिग्रहण करता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी विनिर्माणकर्ता कंपनी जो है एक विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी अर्जित करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसमें आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो पहले तो गलत है क्योंकि ये आपको देखने को वर्टिकल जो है ऊर्ध्वाधर एफडीआई के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांग्लोमरेट एफडीआई। कांग्लोमरेट एफडीआई में होता क्या है, कोई भी एफडीआई जो है ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करना शामिल होता है जो निवेशक की मुख्य व्यवसाय गतिविधियों से संबंधित नहीं। जैसे कि मेरी मान लो कि सर्विस सेक्टर की है, तो मैंने कर दिया था किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में निवेश कर दिया, तो इसको हम लोग कांग्लोमरेट जो है बोल देंगे एफडीआई, ठीक है। तो ये भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा कथन जो कह रहा है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा कि उस देश में संचालित है, इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल
FDI। ठीक है, हो गया, ये केवल 3 सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। ठीक है, मतलब सभी 4। ठीक, कह रहा है आर्थिक विकास बिल्कुल था, आधुनिकीकरण बिल्कुल था, आत्मनिर्भरता बिल्कुल था, समानता सभी थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, कह रहे हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थ्रोम्बोसिस शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है? कह रहा है कि यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। यही बात जो है आपको देखने को मिलेगी थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलती है कि थ्रोम्बोसिस में होता क्या है कि कहीं कहीं पे भी असामान्य रूप से जो है आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड जो है, ब्लड के क्लॉट्स जो है वो थक्के बन जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आउटकम बजटिंग, बजट के प्रकार आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। ठीक है, अगला कह रहा है इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। करो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आउटकम बजटिंग में होता क्या है कि यह जो है वर्ष में प्राप्त केवल संगत परिणाम यानी मापकी भौतिक लक्ष्यों के लिए सूचीबद्ध सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। बिल्कुल सही बात देखता है, एक ऑप्शन सही है इसका। दूसरा कह रहा है कि इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में अपेक्षित होते हैं बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। ये भी बात आपको सही देखने को मिलेगी, दोनों सही हैं, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कुडियाट्टम कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुडियाट्टम जो है ये कला कौन सी कला है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कह रहा है कि यह केरल की एक संस्कृत नाट्य परंपरा है। ठीक है, अगला कह रहा है यह चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला कह रहा है इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है केरल की है, तो ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगी, जो है केरल का एक सांस्कृतिक नाट्य परंपरा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है इसके कलाकार जो है चाक्यार समुदाय से संबंधित है, आपको देखने को मिलेगा, ये भी बात सही है। इसको जो है यूनेस्को जो है आपको देखने को मिलेगा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। 79 क्वेश्चन में है भारत विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा भारत विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामकीय संस्था है। अगला कह रहा है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाले जो है उड़ानों पर लागू होती है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो पहला कथन देखने को मिलेगा 3% नहीं, ये लगभग 5% का योगदान करती है, तो पहला कथन आपको देखने को मिलेगा। तो नागरिक विमानन महानिदेशक जो है ये भी देखने को मिलेगा, ये कथन आपका सही है, यही जो है नागर विमानन क्षेत्र की नियामकीय संस्था है।
वहीं जो विमान ये जो उड़ान योजना थी, ये 200 से 800 किलोमीटर के बीच की दूरी जो उड़ान वाले ये जो थे उनके लिए था, ना कि 1200। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा ईवीएम का पहले देख लेते हैं नीचे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? मतलब कब कब जो है घोषित किया जा सकता है अमान्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है ईवीएम का विनष्ट होना, तो बिल्कुल इसके आधार पर किया जा सकता है। बूथों का बलात् ग्रहण, बूथ कैप्चरिंग, बिल्कुल। प्राकृतिक आपदा की वजह से भी इसको जो है बिल्कुल किया जा सकता है, जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भूकंप जैसा आ गया तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं हो सकता है ईवीएम नष्ट हो जाए, मशीन खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी सही देखने को मिलेगा, सभी 3 सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं 81 नंबर। ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कलेश्वर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा में जो है कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है। ठीक है। अंकन के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तों चरों पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त में से कितने को प्रवाह परिवर्तों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बिल्कुल आय को प्रवाह परिवर्त के चर के रूप में रखा जाता है, लाभ को भी रखा जाता है, लेकिन बैंक बैलेंस और इक्विटी शेयर होल्डिंग को नहीं रखा जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डिंग होती है ये स्टॉक चर में रखा जाता है, और बैंक बैलेंस को भी कहीं ना कहीं स्टॉक चर में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। वहीं पे जो बैंक बैलेंस पर जो ब्याज मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आहरण निकासी एवं अर्जित ब्याज को प्रवाह चर में रखा जाता है। तो 2 सही है, केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रोत्तर भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था? भूमिहीन कृषकों के भूमि का पुनर्वितरण, रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विखंडित भू जोतों की चकबंदी, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक कृषि के प्रोत्साहित करने के लिए कृषि। नहीं, इसमें आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन हो जाएगा, भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण। 84 नंबर क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। एडीबी कह रहा है कि भारत एडीबी के शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से है। अगला कह रहा है वर्तमान में इसमें 100 से अधिक सदस्य हैं। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा जो कथन 1 इसका है, तो बिल्कुल सही कथन देखने को मिलेगा। एडीबी के जो है भारत 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आपको। ठीक है। इसमें अन्य प्रमुख अगर देखो इसमें से है क्या कि सबसे बड़ा शेयर धारक जापान और अमेरिका है। इसके बाद जो है इन्हीं दोनों के पास 15% हिस्सा है। इसके बाद चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया सारे देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में 100 से अधिक नहीं, इसमें जो है 68 देश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 100 नहीं। अगला कह रहा है कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखने को मिलेगा विकास उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी को निवेश को बढ़ावा देता है। तो जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र ही दे। ठीक है, केवल एक ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कह रहा है कि भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। ये बिल्कुल बात आपको सही देखने को मिल जाती है। दूसरा कथन कह रहा है अंतर्देशीय जल परिवहन IWT भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। भारत के अवसंरचना क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत रेलवे
जो भारतीय रेलवे है इसकी लंबाई जो है दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको जो है, बिल्कुल चौथा जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 10% देखने को मिलेगा। नहीं, ये 10% कहाँ से देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 10% नहीं, 2% देखने को मिलता है और 40% आवागमन इससे होता है। ये सारा डाटा आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा केवल, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा मूल्यानुसार कर किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि अचल संपत्ति, व्यक्तिगत परिसंपत्ति। बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यानुसार कर है। बिल्कुल ये जो है अनुमानित जो वो होता है उसी पे लगता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। वस्तु एवं सेवा कर मूल्यानुसार कर है, जितना मूल्य होगा उसी के अनुसार लगता है। दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत की वित्तीय आसूचना एकक FIU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि यह गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। दूसरा कह रहा है भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर FIU को मासिक नकद लेन देन रिपोर्ट CTR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कह रहा है कौन से कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना दो। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा क्या है, 2.5 लाख नहीं, यहाँ 10 लाख आपको देखने को मिलेगा, ये भी गलत है। एक और दो दोनों सही है, डी सॉरी दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से, आपको पता होगा एथिलीन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। एथिलीन जो है न्यूज में था, आपको सिंगापुर वाला केस पता होगा, मसालों के मामले में जो न्यूज आई थी वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ठीक है। कह रहा है सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ तभी सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। कथन 2 कह रहा है सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा नहीं, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन जरूरी नहीं केवल सरकार के द्वारा हो, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन जो है किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सार्वजनिक वस्तुओं का जो उत्पादन है वो केवल जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केवल एक सही है और दो गलत है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भुगतान बैंकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनके बारे में, ठीक है। मांग जमा स्वीकार करना, बिल्कुल। धन प्रेषण सेवाएं, बिल्कुल धन प्रेषण सेवाएं देंगे, ठीक है। नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं, बिल्कुल ये भी ये लोग करते हैं, नेट बैंकिंग की सुविधाएं भी दे देते हैं। आवेशित एवं अल्प सेवित वर्गों को नहीं, क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से दे देंगे, ये तो गलत हो जाएगा, एक और सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 92 नंबर है, प्रायः सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, IUCN के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम है रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग इसको जो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार देखने को मिलता है। आपको क्या ये बात सही देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, भारत का जो ग्राहक आधार है वो 1.16 अरब है
और दूसरा सबसे बड़ा बाजार देखने को मिलता है। ये बात सही है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान है। तो नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा उपायों के साथ साथ 100% जो है एफडीआई इसमें हो सकती है, ये गलत बात है। ठीक है, अगला है भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल ये बात आपको सही देखने को मिलती है। ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको देखने को मिलेगा ये लाइन। एक और 3 सही है तो सी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93-94 लोक अदालत के संदर्भ में जो है क्वेश्चन है, कह रहा है लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान, बिल्कुल एडीआर आपको देखने को मिलेगा ये। अगला कह रहा है इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। बिल्कुल जो है लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 इसी के द्वारा बनाया गया था। अगला है लोक अदालतों के मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति या सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जो है देखने को मिलेगा, ये गलत है, देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो है एक निर्णय दिया था कि लोक अदालत की कार्यवाही की प्रकृति न्यायिक नहीं देखने को मिलेगी, ये समझौता वगैरह पे बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपसी बातचीत नहीं, ऐसा नहीं है, ये न्यायिक क्षमता नहीं होती। ये कर दूँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पड़ता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो पड़ता बेट के बारे में याद रखेंगे तो ये गुजरात के कच्छ में आपको देखने को मिलेगी, गुजरात में अवस्थित है। इस बार इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है जो भी हड़प्पा की साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, अगला है 95 के बाद 96 जीएसटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। कह रहा है यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है। क्या सच में ये एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि लेगी, गलत है। एक संपूर्ण देश या संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोक्ता कर, बिल्कुल 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग करते हुए आए हैं। आप लोग इसका जो है सोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। ठीक है, एक तरफ पद दिया है, एक तरफ पद अवस्थिति, अवस्फीति, अपस्फीति, पुनः स्फीति। अवस्फीति का मतलब कह रहा है कि मूल्यों में निरंतर गिरावट। क्या ये बात सही है? मूल्यों में निरंतर गिरावट को हम लोग अवस्फीति कहते हैं? तो नहीं, अवस्फीति होती क्या है? मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करता है। अवस्फीति में राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में कमी के बिना मूल स्तर में कमी आपको देखने को मिलती है, यानी कि महंगाई जो हो रही है वो कम देखने को मिलती है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा जो है अपस्फीति, मुद्रास्फीति की दर में कमी, अपस्फीति में बढ़ती है दर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पुनः स्फीति, आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्थिर में वृद्धि। रिफ्लेशन जो होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी संकुचन से उभरती है, तो आर्थिक सुधार के चरण के दौरान उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वृद्धि के साथ साथ मूल्य में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। बिल्कुल ये तीसरा जो है सही देखने को मिल जाता है। तीसरा सही है तो सी, केवल एक सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है। फसल उत्सव है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कौन से सही सुमेलित हैं? बोहाग बिहू पश्चिम बंगाल, पुनथांडू तमिलनाडु, पोइला बोईशाख छत्तीसगढ़, विशु आंध्र प्रदेश। तो आपको देखने को जो मिलेगा बोहाग बिहू ये पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं देखने को मिलेगा, ये असम से संबंधित देखने को मिलेगा। तो पहला तो गलत है। दूसरा जो कह रहा है पुनथांडू जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तो बिल्कुल तमिलनाडु से संबंधित है। पोइला बोईशाख जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ना कि छत्तीसगढ़ से, भी गलत हो जाएगा। अगला जो है विशु ये केरल से संबंधित है, ना कि आंध्र प्रदेश से, तो केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में
के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए बिल्कुल पहला कथन सही मिलेगा। दूसरा का एकरूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई के मौजूदा सभी 4 प्रकारों को एक ही आधार वर्ष पर रखा गया है। तो नहीं आपको देखने को मिलेगा इसमें सीपीआई जो है अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आधार वर्ष अलग अलग चारों के देखने को मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है, केवल एक सही है ये ऑप्शन। सीपीआई में अगर आधार वर्ष तो जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनकी 2016 है, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी जो है उनकी देखने को मिलेगा कि 2011 है, नहीं 1984 से 85 था। सीपीआई कृषि श्रमिक है तो 1986-87 देखने को मिलता है। सीपीआई ग्रामीण देखने को मिलेगा तो 1983 देखने को मिलेगा, तो अलग अलग सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, और इसके बाद ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला टेस्ट आएगा टेस्ट नंबर 8 इन्वायरमेंट का होगा, तो वो कल या परसों में अपलोड कर दूंगा मैं। आप लोग जो है जल्दी से इन्वायरमेंट का रिवीजन कर लीजिएगा। कह रहा श्रम बल कथनों पर विचार करना है। कह रहा श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है देखने को मिलेगा श्रम बल में, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, सभी लोग शामिल होते हैं क्या? ऐसा ये बात सही है क्या? ये बात सही है? ठीक है, चलिए पहले अभी देखते हैं। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या जो है अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कितने कथन? तो जो पहला कथन कह रहा है कि 15 से 59 के सभी नहीं, जो इच्छुक हैं और सक्षम है केवल उनको देखा जाएगा, ना कि सभी को, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में, बिल्कुल दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगारी, ये भी सही देखने को मिलेगा। 2 और 3 सही है, 2 ऑप्शन सही है, तो बी हो जाएगा इसका। तो टेस्ट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है और अच्छे तरह से इसको कंप्लीट किया है। अगर आप लास्ट में हमने स्पीड बढ़ा दी थी, टाइम बॉन्डेड थोड़ा होना था, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा और प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको जो है रिवाइज कीजिएगा, उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और अभी जो है आने वाले टाइम में 2 से 3 दिनों में और टॉपिक्स पे वीडियो, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो डाटा होता है, जो कि फैक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग लेके आने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।